जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं सामान्य अध्ययन वन का यूपी पीसीएस 2025 के लिए डिटेल्ड सिलेबस। बहुत कम समय में हम देखेंगे इसको। तो ये आज हम देखेंगे सामान्य अध्ययन वन का सिलेबस कि इसने क्या पूछा है जो हमारे लिए प्री और मेंस दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो ये पहले पॉइंट में इन्होंने कहा है कि भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला, रूप, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू के बारे में हमको बताना है कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के इसमें हमको समग्र रूप से बताना है। तो हम इसमें क्या बताएंगे कि जैसे इनका कहने का मतलब है कि प्राचीन भारत में मूर्ति कला से के निर्माण से लेकर कि पहले प्रस्तर से लेकर कांस्य मूर्ति, हड़प्पा से लेकर मंदिरों में हमको बताना पड़ेगा आगे कि विभिन्न रूप कैसे हैं, जैसे नागर, बेसर, द्रविड़, इनमें क्या समानताएं हैं, क्या अंतर हैं, ईंट से निर्मित मंदिरों की क्या विशेषता है, किस काल में ये बने। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हम विभिन्न जैसे मध्यकालीन भारत में हम आएंगे तो हम देखेंगे कि कुतुब का निर्माण या गोथिक कला का विकास, या हम विभिन्न रूपों में देखेंगे जैसे मेहराब का निर्माण कैसे हुआ और संगमरमर का यूज़, पित्तरादुरा तकनीक, ये सब कैसे आई, इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, इनमें अंतर और इनकी पुरानी सभ्यताओं में कैसे अंतर है, जैसे गांधार और मथुरा मूर्तिकला में क्या अंतर है। इनमें हम आके मेन इसका पहली लाइन का मतलब ये है, लिखा एक लाइन में है मगर इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। वास्तुकला में हम विभिन्न देखेंगे जैसे अमरावती के स्तूप या सांची के स्तूप, इनमें क्या अंतर है, संगमरमर से कौन से बनते थे। तो इनमें हम जो है, और यूपीपीसीएस में तो मेंस में से सवाल भी आ चुका है कि गांधार और मथुरा मूर्ति कला के बीच में समानता और असमानता के बीच में अंतर बताइए। अब ये दूसरे पॉइंट में कहते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास 1757 से 1947 ईस्वी तक महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व एवं समस्याएं इत्यादि। अब हम इसके अंदर अगर डिटेल में जाएं तो ये इसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि आप बताइए हमको कि जैसे सहायक संधि कैसे हुई, इसके पीछे कारण क्या थे या इसके परिणाम क्या हुए। डलहौजी के बारे में पूछ सकता है आपसे कि डलहौजी के विचारों के बारे में बताइए कि उसने क्या परिवर्तन किए। रेलों के विकास के बारे में पूछ सकता है कि रेलवे से परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ, उसके नुकसान क्या हैं, उसके लाभ क्या हैं। विभिन्न जैसे इन्होंने पूछा है, इन्होंने कहा है व्यक्तित्व के बारे में कि व्यक्तित्व के बारे में आपको बताना है कि महात्मा गांधी के व्यक्तित्व पर चर्चा करें, क्या उन्होंने ही सारी आज़ादी दिलाने में क्या उनका ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्या हम आज़ादी को महात्मा गांधी के ही से ही जोड़ के देख सकते हैं। तो इसके बारे में आपको बताना होगा, इस पर अपने विचार रखना होगा। समस्याएं क्या थीं, जैसे विभिन्न प्रकार की समस्या, जैसे अकाल पड़ते थे और सती प्रथा और ठगी प्रथा, इन सब के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि इनके क्या मूल कारण क्या थे, सुधार के लिए कैसे सुधार हुए इसमें, और आगे की राह इसमें आपको बताना पड़ेगा कि क्या वो सुधार वर्तमान में भी हैं कि नहीं हैं। तो पहले में आपने देखा कला, रूप, साहित्य एवं वास्तुकला के बारे में आपको क्या बताना है। इसमें आपको मध्यकालीन से लेकर पूरा मॉडर्न तक आपको बताना है कि शुरू से लेकर आखिर तक क्या हुआ। घटनाएं, व्यक्तित्व, समस्याएं 1757 से 1947 तक का। इसी में आपका प्लासी से मतलब लेकर आज़ाद भारत तक का, इसमें विभिन्न घटनाएं आपकी आएंगी। स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण। तीसरा पॉइंट कह रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण, देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति अथवा उनका योगदान। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि जैसे दूसरे वाले में था व्यक्तित्व, वैसे ही इसमें भी व्यक्तित्व के बारे में बताना है, मगर उनके स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था उनका। जैसे महात्मा गांधी का ही मैंने एग्जाम्पल लिया था, तो उनके महात्मा गांधी का स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरणों में क्या योगदान था कि 1915 में जब गांधी जी आते हैं तो उसके बाद से 1947 तक के विभिन्न चरणों में उनके क्या योगदान थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उनका क्या योगदान था, संविधान अवज्ञा आंदोलन के समय उनका क्या योगदान था, असहयोग आंदोलन के समय उनका क्या योगदान था। ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस के बारे में, भगत सिंह के बारे में कि भगत सिंह के योगदान के बारे में बताइए। और आपको इसमें ये भी पूछ सकता है कि उदारवादी और राष्ट्रवादी के बीच में क्या अंतर है।
तीसरे पॉइंट में हमको मेन यही देखना है कि महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके योगदान कहाँ पर, स्वतंत्रता संग्राम में। फिर हमको देखना है स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन 1965 की ईस्वी तक। मेन इसमें यही देखा जाता है कि 47 के बाद जो विभिन्न सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विभिन्न जो छोटी छोटी रियासतें थी उनको कैसे एकीकरण किया, और हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और इनका जो है क्यों नहीं हो पाया और कैसे हुआ, ऑपरेशन पोलो कैसे चला जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर को कैसे ऐड किया, मेन हमको इसमें यही देखना है। पाँचवें पॉइंट पे कहते हैं विश्व के इतिहास में 18वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य तक की घटनाएं, जैसे फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र, पहले हम यहीं तक देख लेते हैं, उपनिवेश की समाप्ति। ऐसे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आपको बताना पड़ेगा इसमें कि क्या क्यों शुरू हुई, उसके निष्कर्ष क्या निकला, मेन उसमें क्या पॉइंट्स आए। औद्योगिक क्रांति पहले लंदन में क्यों हुई या यूके में क्यों हुई, विश्व युद्ध के पीछे कारण क्या थे, कि प्रथम विश्व युद्ध के पीछे क्या कारण था, उससे क्या निष्कर्ष निकला, द्वितीय विश्व युद्ध का क्या कारण था, उससे क्या निष्कर्ष निकला, ये दोनों विश्व युद्ध आखिर हुए ही क्यों, राष्ट्र सीमाओं का पुनः सीमांकन कैसे हुआ, कि पहली बार जो सीमांकन हुआ और दूसरी बार सीमांकन हुआ उसके पीछे कोई किसी का हित तो नहीं छुपा था उसके पीछे। इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना। उपनिवेशवाद के बारे में बताना कि उपनिवेशवाद होता क्या है, इसके लाभ क्या होते हैं, इसके नुकसान क्या होते हैं, और उपनिवेशवाद की समाप्ति के बारे में बताना है आपको कि उपनिवेशवाद की समाप्ति कैसी हुई, लागू क्यों हुआ और समाप्ति क्यों हुई, क्या इसके पीछे कोई लाभ था या नुकसान था, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, अपनी भी राय देनी पड़ेगी कि भारत भी तो एक उपनिवेशवाद ही था। तो राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फासीवाद इत्यादि के रूप में समाज पर उनके प्रभाव इत्यादि शामिल होंगे। पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फासीवाद ये आप जैसे देख रहे हैं, तो इसमें आपको व्यक्ति जोड़ के इसको बताना पड़ेगा कि साम्यवाद के पीछे कौन से व्यक्ति थे, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने क्या क्या काम किए, क्या प्रभाव पड़ा समाज पे, और उनके ऊपर क्यों ये शुरू हुआ, मेन आपको ये बताना है। फांसीवाद से लेकर साम्यवाद सब के बारे में आपको एक एक व्यक्ति के एग्जाम्पल आपको इसमें जानना ही होगा। फिर ये छठा पॉइंट कह रहे हैं भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं। अब भारतीय समाज और संस्कृति की प्राचीन से संस्कृति से लेकर आज तक की संस्कृति में क्या निरंतरता आई और क्या परिवर्तन हुए। फॉर एग्जांपल वैदिक काल से लेकर आज तक में हमें कोई धार्मिक रूप या सांस्कृतिक रूप में कोई परिवर्तन दिखता है कि नहीं, या कोई समानता हमको दिखती है कि नहीं, निरंतरता के तत्व क्या क्या हैं इसमें। तो मेन हमको इसमें ये बताना है कि महिलाओं की भूमिका क्या है, ये सब विभिन्न जैसे विभिन्न रूप हो गए उनकी भूमिका क्या है, और यही हमको सातवें में भी बताया गया है कि महिला समाज और महिला संगठनों की भूमिका, मतलब मेन हमको वुमेंस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है कि वुमेंस की भूमिका क्या क्या है, पंचायतों में क्या भूमिका है, स्वयं सहायता समूह में क्या उनकी भूमिका है, आजकल की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या जो जॉब करने वाले हैं उनमें उनकी क्या भूमिका है, वो कैसे दोनों चीज़ों को कर रही हैं, मतलब वो घर भी संभाल रही हैं और जॉब पे भी जा रही हैं, इसमें हमको उनकी भूमिका बतानी है। मेन है कि महिलाओं की भूमिका आज के टाइम पे पीछे के हिस्से को देख के आज के टाइम पर उनकी क्या भूमिका ये हमको बताना है, शुरू से लेकर आज तक हमको देखते हुए कि कैसे उनके में बदलाव आता गया। फिर जनसंख्या तथा संबंध समस्याएं, कि बढ़ती जनसंख्या और घटती जनसंख्या दोनों से क्या संबंध समस्याएं हैं। इसमें जनसंख्या कहा गया, ये थोड़ी कहा गया कि बढ़ती जनसंख्या घट भी सकती है बढ़ भी सकती है। जैसे जनसंख्या जापान में वृद्ध लोग ज़्यादा हो रहे हैं तो जनसंख्या घट रही है, तो वहाँ पे समस्याएं उत्पन्न हो रही है। वहाँ पर क्या हुआ है कि लीव मिल रही है, क्यों, बच्चे पैदा करने के लिए, कि आप समय दे पाएँ, क्योंकि वो उनके यहाँ गरीब वो जो वृद्ध लोग हैं उनकी जनसंख्या ज़्यादा हो गई है। तो ये मेन प्रॉब्लम है कि जैसे भारत में है कि भारत में जनसंख्या बढ़ रही है और ये भी कहा गया है कि 2070 तक भारत ही सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश रहेगा। गरीबी और विकासात्मक विषय। अब गरीबी और विकासात्मक विषय क्या क्या हैं, मतलब गरीबी क्या होती है, इसके कारण क्या हैं, इससे कैसे निष्कर्ष निकाला जा सकता है, मतलब इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। और विकासात्मक समस्याएं कि मतलब शहरी गरीबी क्या है, और शहरों के बीच में मलिन बस्तियां होती हैं, इनके बारे में आपको बताना है। शहरीकरण क्या है, ये देखिए दिया भी गया है, शहरीकरण उनकी समस्याएं क्या क्या हैं, मैंने बताया ना, गंदगी,
स्वच्छ जल की कमी, बिजली की कमी, ये सब शहरीकरण की मेन मूल समस्याएं हैं। प्रवासन की शहर गांव से लोग शहर जा रहे हैं, शहरों पे बढ़ता अत्यधिक शहरों की जो सुविधाएं हैं उस पर अत्यधिक दबाव बढ़ रहा है। इन सबको आपको बताना है और मेन आपको इसमें समाधान भी देना है। आप अपने पास से देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर आगे देखिए 8वां पॉइंट है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का अभिप्राय, उनका भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, समान समाज संरचना पर प्रभाव। आप देखते हैं कि 1991 में लिबरलाइजेशन होता है, उदारीकरण आता है, उसका निजीकरण और समाजीकरण कैसे हुआ? क्या समाज ने उस जो उदारीकरण आया था 1990 को, क्या समाज ने उसको अपना पाया तुरंत? उससे लाभ क्या हुआ? क्या सरकारी चीज़ें एकदम से पीछे तो नहीं चली गईं, या जो निजीकरण है वो एकदम से हावी तो नहीं हो गया? उसके लाभ क्या हुए उसने उदारीकरण के, ये आपको बताना है। और उनका भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, राज्य व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, और सामाजिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा। उदारीकरण जिस लिए आया था, क्या वो अपने उद्देश्यों में पूर्ण हुआ? मेन मेन आपको यही बताना है इसमें कि वैश्वीकरण, मेन आपको इन 3 चीज़ों के बारे में आपको पता करना है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इसके बारे में आपको लिखना है कि क्या होता है ये, और उनका विभिन्न चीज़ों पर प्रभाव, कि इस समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, गरीब पे क्या प्रभाव पड़ा, अमीर पे क्या प्रभाव पड़ा, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, इसके बारे में आपको बताना है कि सामाजिक सशक्तिकरण में मेन हम क्या कर रहे हैं कि आज के समय देख लीजिए, हम गरीबों को भी सशक्त कर रहे हैं। कैसे? एमएसएमईज खुलवा के, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करके, उनके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के, कि जैसे अभी बनाया गया था कि जोमेटो या जो छोटी छोटी कंपनीज है उसमें तो वर्कर्स काम करते हैं, उनके लिए भी हमने इंश्योरेंस या वो नियत आय, इन सब के बारे में हमें बताया था। सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, अब आप इसको देखिए कि सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता की अगर हम देखें तो क्षेत्रवाद जैसे मणिपुर या छत्तीसगढ़ में देखिए आप, इसमें क्षेत्रवाद ही फैला हुआ है ज़्यादातर, कि नक्सल, आप सुनते हैं नक्सलियों को यहाँ मारा, यहाँ गिराया। इसके कारण क्या हैं, आपको मेन इसको देखना है कि इसके कारण क्या हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, और इनको कैसे मुख्य धारा में लाया जा सकता है। मेन कि इनको मुख्य धारा में कैसे ला सकते हैं। और धर्मनिरपेक्षता, धर्म आज आप देख ही रहे हैं, आज के टाइम पे धर्म सबसे मेन इशू है, कि भारतीय संविधान में लिखा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, मगर वर्तमान परिस्थिति में समाज में देखने पर ऐसा आपको नहीं दिखता है कि धर्मनिरपेक्ष देश है। पूर्ण तरीके से नहीं दिखता है मगर पूर्ण तरीके से नहीं दिखता है। कहीं नहीं कहीं लोगों के मन में, या लोग धर्म की बातें करते ही रहते हैं। तो धर्म क्या, संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता का वर्णन दिया गया है, क्या वो अपने पूर्ण रूप को पाने में सफल हो पाया है कि नहीं? क्या भारत एक संपूर्ण धर्मनिरपेक्ष देश है कि नहीं? इसके बारे में भी आपको बताना है। इसके आगे की राह भी इनमें मेन इनमें आगे की राह भी आपको बतानी है। फिर कह रहा है कि ज्योग्राफी में आ जाते हैं। विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जल, मिट्टियाँ, वन, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के विशेष संदर्भ में। मतलब कि मेन इसका फोकस है दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के विशेष संदर्भ में, कि इंडोनेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, जापान हो गया, इनके बारे में आपको बताना है। मतलब इनके जो संसाधन है यहाँ पे, कि यहाँ जल है, मिट्टियाँ हैं, वन है, इनके बारे में क्या लाभ हैं, क्या नुकसान है, कहाँ अतिदोहन हो रहा है, कहाँ बायोडाइवर्सिटी को खतरा हो रहा है। भारत के विशेष संदर्भ में, भारत में पश्चिमी घाट में जो अभी जो हालिया रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि जो पश्चिमी घाट के जो वन है या जो जल है उस पर उसका क्षरण हो रहा है, मतलब उस पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है मानवीय हस्तक्षेप का। तो इसके बारे में आपको बताना है कि ये कैसे बचा जा सकता है। जल, अब जल के बारे में बता सकते हैं कि जल में इन्होंने ये नहीं कहा है कि नदियाँ, ये जल, ये वो, इन्होंने कहा जल, मतलब इसमें आपको विभिन्न नदियों को जोड़े जाने का कार्यक्रम हो रहा है, इसके लाभ बताने हैं। नदियों, ग्लेशियर पिघल रहा है, नदियों में बाढ़ आ रही है, इसके बारे में आपको बताना है। नदियाँ सूख रही हैं और गर्मी में, और
बरसात में उनमें बाढ़ आ रही है तो इसके बारे में आपको बताना है कि इससे क्या क्या नुकसान है। मिट्टियों के बारे में आपको बताना है कि मिट्टियों का क्षरण हो रहा है, इसकी रोकथाम क्या है, उपाय क्या है। यूपी पीसीएस में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये समझ लीजिए, यूपी पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि भारत की विभिन्न मिट्टियों के बारे में बताइए, उनका वर्गीकरण करिए या विवेचना कीजिए। तो आपको इसके बारे में डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे पीसीएस में, तो आपको मिट्टियों का डायरेक्ट बताना है। वन के बारे में डायरेक्ट आपको लिखने हैं, कहाँ कहाँ है, उनका फैलाव कैसे है, किस किस में वर्गीकरण है, उनका क्या क्या है, और उनके जो उनकी कमी हो रही है उसके बारे में रोकथाम क्या है, उनके आगे की रास्ता है, ये आपको बताना है। 11 नंबर देखिए, भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं: भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात, समुद्री जलधाराएं, पवन एवं हिमसरिताएं। ये एक एक संपूर्ण टॉपिक है, आपको इसके बारे में एक एक टॉपिक को उठाना है, पूरा उसका एनालिसिस करके लिखना है कि भूकंप होता क्या है, आते कैसे हैं, उनके जो स्थल है उस पर उनके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, कितनी वेव्स होती हैं, जैसे PSL, इनके बारे में आपको बताना है। ये सब आपको नोट्स आपके पास इसके होने चाहिए, प्री और मेंस दोनों के लिए। और भूकंप से तो प्री में भी सवाल आता है कि कौन सी पी वेव ज़्यादा तेज़ चलती है, पी कि एस कि एल धीमी क्यों चलती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी प्रत्यक्ष स्रोत है या अप्रत्यक्ष स्रोत है, पृथ्वी के बाहर अंदर की क्रियाओं को जानने के लिए। चक्रवात क्या है, चक्रवात से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी चुका है कि प्रति चक्रवात क्या होता है, इसके जो है विशेषताएं के बारे में बताइए, समुद्री जलधाराएं क्यों होती हैं, ये उत्पन्न क्यों होती हैं, इन सब के बारे में हर हर एक एक टॉपिक का नोट्स होना चाहिए। फिर है भारत के सामुद्रिक संसाधन एवं उनकी संभाव्यता। भारत के सामुद्रिक संसाधन एवं उनकी संभाव्यता कि भारत में पश्चिमी घाट पे तेल खोजने की कहाँ संभावना है, या पूर्वी घाट पे, या संसाधन के मतलब मछली कहाँ से हम ज़्यादा ले सकते हैं, या पवन ऊर्जा कहाँ पर हम ला सकते हैं, टाइड एनर्जी कहाँ हम कर सकते हैं। तो ये सब हमको उनकी समुद्री की मतलब सामुद्रिक संसाधन हमको मेन इसमें देखना है। फिर है मानव प्रवास, विश्व की शरणार्थी समस्या भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में। अभी आप देख रहे होंगे कि अमेरिका या कनाडा, आप देखते हैं कि इसमें वीज़ा मिलने में बहुत समस्या होती है, या शरणार्थियों की बहुत समस्या है यहाँ पे। तो आप यही मेन आपको, ये अमेरिका का परिप्रेक्ष्य, मगर आपको इसको विश्व की शरणार्थी समस्या में अमेरिका आ गया, मगर आपको इसको भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में भी आपको बताना है कि भारत उपमहाद्वीप में भी शरणार्थियों की समस्या हो रही है, उत्पन्न हो चुकी है। जैसे बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से तो शरणार्थियों की समस्या और ज़्यादा गहरी हो चुकी है, वहाँ से और ज़्यादा प्रवासन हो रहा है यहाँ पे। तो इनसे कैसे बचा जा सकता है। अभी आप देख रहे हैं कि भारत म्यांमार की अपनी बाउंड्री पे बाढ़ लगा रहा है। इसके क्या, ये क्यों लगा रहा है, क्योंकि वहाँ शरणार्थियों की समस्या उत्पन्न हो रही है, लोग सीमा पार कर करके भारत में आ रहे हैं। तो इसलिए, और जब भारत में आएंगे तो यहाँ संसाधनों पर भी दबाव पड़ेगा उनको, और वो तो एक अवैध प्रवासी के रूप में रहेंगे। तो इस सब चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है, आगे की राह क्या है, इसको जरूर आपको लिखना है। फिर सीमांत एवं तथा सीमाएं भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में, और जनसंख्या एवं अधिवास, प्रकार एवं प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर, स्मार्ट ग्राम। मेन जो जनसंख्या एवं अधिवास है, इसमें आपको बताना है कि जनसंख्या के विभिन्न रूप क्या होते हैं, कहीं पर अधिक जनसंख्या क्यों है, कहीं पर ज़्यादा जनसंख्या क्यों है, उत्तर भारत में ही जनसंख्या अधिक क्यों है, नगरीकरण क्या होता है, नगरीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, एक गांव नगरीकरण को कैसे प्राप्त कर पाता है, या स्मार्ट नगर क्या होते हैं, स्मार्ट ग्राम क्या होते हैं। इसको मेन आपको इन चीज़ों की जो 15 वाला पॉइंट है, इसको आपको करंट अफेयर से जोड़ के लिखना है। अभी आप देख ही रहे होंगे, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम चल रहा है, स्मार्ट ग्राम सिटी प्रोग्राम चल रहा है। ग्रामों को गोद लेने की बात की जा रही है कि हर कोई विधायक या कोई मतलब अच्छे लोग, जिनके जो पैसे वाले लोग हैं, वो एक एक गांव को गोद लें, जिससे उस गांव के विकास हो सके, नौकरियां रोजगार मिल सकें। स्मार्ट नगर की बात होती है कि स्मार्ट नगर हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी की आप देख ही रहे हैं, चल ही रहा है, वो करंट अफेयर्स का टॉपिक है। तो मेन आपको इसमें GS1 में ये आपको करने हैं, और GS1 के नोट्स ऐसे बनाने हैं कि वो प्री और मेंस दोनों में काम आए। और मेंस के लिए आपको देखिए, यूपीपीसीएस से मेंस में वही पूछता है जो करंट या रिलेटेड में हो।
ज्योग्राफी या ज्योग्राफी में या समाज में जो करंट में रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं वही पूछता है, उसको सिलेबस से जोड़ के। तो आपको मेन ये करना है कि करंट अफेयर्स पे अपनी पकड़ मजबूत रखनी है और देखना है कि करंट में कौन से टॉपिक क्या चीज़ चल रही है और मेरे सिलेबस में कहाँ पर दी गई है, और सिलेबस आपको अपने पास ज़रूर रखना है। तो बस आज के लिए इतना ही। समान अध्ययन 2 का हम बाद में करेंगे। आज के लिए समान अध्ययन 1 का है। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।